हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर आपके स्केप सीक्वेंस क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो स्केप सीक्वेंस होते क्या है, स्केप क्या है, सीक्वेंस क्या है, इसके बारे में देखते हैं। अगर आपको पता होंगे तो सी में आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं। सिंगल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। तो जो कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको कीबोर्ड पे अभी दिख भी रहे होंगे, जैसे कि A B C D जितने भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये सारे, और दूसरे नंबर्स हो गए और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स में दो टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं। पहला होता है ऐसे कैरेक्टर जो प्रिंट हो सकते हैं, यानी प्रिंट होने वाले कैरेक्टर, जैसे कि अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रिंट हुए हैं स्क्रीन पर, इसलिए आपको दिख रहे हैं। और दूसरे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं प्रिंट नहीं होने वाले। तो ये काम तो करते हैं लेकिन ये प्रिंट नहीं होते, जैसे कि बैक स्पेस और न्यू लाइन। बैक स्पेस जो आपका बटन है, अगर आप उसको दबाएंगे, मान लीजिए कर्सर यहाँ पर है, अगर आप उसको दबाएंगे तो जो ई है वो मिट जाएगा, इरेज हो जाएगा। और न्यू लाइन क्या होता है, जब आप एंटर बटन प्रेस करते हैं तो वहाँ पे वो काम तो करता है, जो कर्सर है उसको न्यू लाइन पे कहाँ ले जाता है, पहले पोजीशन पे, लेकिन उसमें आपको कुछ प्रिंट हुआ नहीं मिलेगा। इसी तरीके से बैक स्पेस में कुछ प्रिंट नहीं मिलता, डिलीट अगर आप बटन दबाएंगे तो भी कुछ प्रिंट नहीं मिलेगा, एरो कीज में कुछ प्रिंट नहीं होता, टैब दबाएंगे, स्पेस दबाएंगे, इनको आप बटन्स को आप कितनी बार भी दबा लीजिए, एस्केप बटन को, इनमें कुछ भी प्रिंट नहीं होता। तो इनको बोलते हैं नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स, यानी प्रिंट ना होने वाले। तो जो पहले प्रकार के कैरेक्टर्स होते हैं उनको आप प्रिंटफ के अंदर डालकर, जो स्ट्रिंग होता है उनका डबल कोट के अंदर, उसके अंदर आप लिख के आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। और जबकि जो दूसरे प्रकार के नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं उनको आप डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते। अगर आप इसको डायरेक्टली प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होंगे। और कई बार क्या होता है, डायरेक्टली अगर प्रिंट हो भी जाते हैं तो हमें इनकी तब भी ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। पहला बैकस्लैश, दूसरा परसेंट, और तीसरा होता है ये खुद डबल कोट्स। क्योंकि डबल कोट्स के अंदर आप डबल कोट्स लिख देंगे तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि आपकी जो स्ट्रिंग की वैल्यू है वो चालू कहाँ से हो रही है और ख़त्म कहाँ से हो रही है। तो उसके लिए भी आपको बताना पड़ता है कि ये एक स्केप सीक्वेंस है। परसेंट क्यों लिखते हैं, अगर आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर में परसेंट यूज़ किया जाता है। तो इसके बाद आप जो भी लिखेंगे वो क्या होगा, उसको एक फॉर्मेट स्पेसिफायर माना जाएगा। तो इस कैरेक्टर को प्रिंट कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। और ये जो कैरेक्टर है इसको मैंने क्यों डाला है, तो जब आप स्केप सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं, यानी उसके सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं, तब आप इसी कैरेक्टर के यूज़ करते हैं। अगर आपने इसी कैरेक्टर का ही यूज़ कर लिया तब आप इसको कैसे प्रिंट करेंगे, तो इसके लिए भी इसी का ही यूज़ किया जाता है। हम अगले वीडियो में देखेंगे। और इन कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए जो खास तरह के सीक्वेंस होते हैं, यानी चिन्ह है सीक्वेंस, उनका जो उपयोग किया जाता है उसी को कहते हैं स्केप सीक्वेंस। तो इसमें स्केप क्या है, स्केप क्या होती है, हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड में। तो यहाँ पर मैंने टेबल बनाए हैं अलग अलग स्केप सीक्वेंस और उनके उपयोग के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हर एक जो स्केप सीक्वेंस है इसको छोड़कर हर एक स्केप सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक बैकस्लैश से स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए आप मैंने यहाँ पिछले स्लाइड में दिखाया था कि इसको भी प्रिंट करने के लिए, जो कि एक स्पेशल टाइप का कैरेक्टर है, इसको भी प्रिंट करने के लिए हम लोग बैकस्लैश का यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर दूसरा जो कैरेक्टर है वो आप देखिए, वो एक अल्फ़ाबेट होता है, सिंगल कैरेक्टर होता है या कुछ सिंबल होता है। तो ऐसा क्यों यूज़ किया जाता है, जब कंपाइलर इसको रीड करेगा और ये वाला सिंबल देखेगा तो फिर वो चेक करेगा कि अगला सिंबल क्या है। अगर उसको ए मिलता है तो इसको यूज़ करेगा, अगर एन मिलता है तो न्यू लाइन को यूज़ करेगा। तो इन दो कैरेक्टर के सीक्वेंस को मिलाकर एक सिंगल कैरेक्टर बन रहा है। यानी इसको अगर इन दोनों कैरेक्टर्स को मिला, सीक्वेंस को मिला के अगर आप कैरेक्टर बनाएंगे तो आपको बैक स्पेस मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप इन दोनों कैरेक्टर्स के सीक्वेंस को मिलाएंगे तो आपको एंटर बटन की तरह काम करने वाले कैरेक्टर मिलेगा। इसलिए इसको कहा जाता है कि सीक्वेंस है। और इस सीक्वेंस को यूज़ करने से क्या होता है, कंपाइलर ये जो इसका नेक्स्ट है, नेक्स्ट कैरेक्टर, इसको ये स्केप कर देता है। स्केप करने का अर्थ है कि इस बैक स्लैश लगे होने की वजह से इसको एक नॉर्मल कैरेक्टर नहीं मानता है, बल्कि ये मानता है कि एक सीक्वेंस में है।
मैं आपको इसके उदाहरण देकर दिखाऊंगा। तो एक हम लोग स्केप सीक्वेंस का यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। पहला जो स्केप सीक्वेंस है वो है \a। ये क्या काम करता है, अगर आप इसको प्रिंट एफ के जो स्ट्रिंग है उसके अंदर आप लिखते हैं, उसकी वैल्यू के अंदर सॉरी अगर आप वो लिखते हैं तो आपको या तो कोई बीप की साउंड सुनाई देगी या ऐसे ही कोई साउंड सुनाई देगी। अगर आप विंडोज़ कर रहे हैं यूज़ तो आपको विंडोज़ का जो एंटर होने पे जो साउंड आती है उस तरीके का कुछ साउंड आएगा। कुछ कंप्यूटर्स में हो सकता है ना आए, क्योंकि ये कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको कैरेक्टर मानता है कि नहीं। ये काफ़ी पुराना कैरेक्टर है, स्केप सीक्वेंस है, तो हो सकता है आज के जो मॉडर्न कंपाइलर हैं जैसे कि जीसीसी वो इसको यूज़ न करते हों, लेकिन अगर आपके पास MS-DOS या बॉरलैंड का टर्बो कंपाइलर है तो हो सकता है इसमें ये काम करे। अगला जो स्केप सीक्वेंस है वो क्या है, \b। ये क्या काम करता है, ये बैक स्पेस बटन की तरह काम करता है, और जो इसका पिछला कैरेक्टर होता है जो भी, उसको ये मिटा देता है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं किसको प्रिंट करने के लिए, इस परसेंट को प्रिंट करने के लिए। क्यों, क्योंकि जब आप प्रिंटफ फंक्शन लिखते हो तो उसके अंदर जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है उसको स्टार्ट कैसे करते हैं, इसी से। तो अगर आप इससे स्टार्ट करेंगे और उसके आगे जो भी कैरेक्टर रहेगा उसको लगेगा कि आपने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया है, जो कि या तो गलत तरीके से दे दिया है या फिर ठीक से नहीं दिया है। ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं फॉर्म फिट कैरेक्टर। इसका फॉर्म फिट, और ये लाल रंग में क्यों है, लाल रंग में होने का कारण ये है कि ये काफ़ी पुराना कैरेक्टर है और इसको अब मॉडर्न जो कंपाइलर्स होते हैं वो यूज़ नहीं करते हैं। इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ होता है आउटपुट लेने के समय। जब आप एक्चुअल जो प्रिंटर होता है जिससे आप पेपर में प्रिंट करते हैं, तो वो जो प्रिंटर होता है उसको ये सिग्नल देता है कि जितना भी इसने प्रिंट कर लिया है इसके बाद ये क्या करे, एक नया पेपर इनपुट में ले और उसके बाद उसमें प्रिंटिंग करना स्टार्ट करे। तो ये फीडबैक का काम होता है। अगर अभी आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ अलग ही कैरेक्टर देखने को मिलेगा। फिर आता है \n। ये होता है, इसको कहते हैं न्यू लाइन। न्यू लाइन में क्या होता है, एंटर की तरह कर्सर को क्या करता है, ये नए लाइन पर ले जाता है। और यहाँ पर फिर आता है कैरियज रिटर्न। अब आप बोलेंगे ये क्या है कैरियज रिटर्न, तो अगर आपने टाइपराइटर कभी देखा होगा या उसकी कोई वीडियो देखी होगी या आप सामने से देखा होगा तो आपको पता होगा कि टाइपराइटर में जब इंग्लिश में टाइप किया जाता है या हिंदी में, तो जो पेपर को होल्ड करके जो रखता है वो क्या होता है, हाँ मैं बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, तो प्रिंट करते वक्त क्या होता है, जब आप उसमें टाइप करना चालू करते हैं तो जो पेपर को होल्ड करने वाला रिबन होता है वो मूव करता है किधर, इस तरफ से, यानी राइट से वो किधर मूव करता है, लेफ्ट की ओर, यानी दाएं से बाएं की ओर चलता है। तो अब होता क्या है कि जैसे ही आपने पूरे पेपर के आखिरी तक प्रिंट कर लिया, पेपर की जितनी चौड़ाई है उसके आखिरी तक आपने प्रिंट कर लिया, तो अब होता क्या है कि आपको शुरू में फिर जाना है तो आपको इसको खिसका के क्या करना पड़ेगा, वापस लाना पड़ेगा। तो ये उसी लाइन में शुरू वाली पोजीशन पे वापस आ जाता है। सॉरी, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो टाइपराइटर वाला है यहाँ पे आ जाता है, राइट से लेफ्ट की ओर आ जाता है इस तरीके से। और जो पहले के प्रिंट किए हुए कैरेक्टर्स हैं, अगर आप टाइपराइटर में देखें और कैरियज रिटर्न को पहले स्थान पर ले आएँ फिर से, और फिर से टाइप करने की कोशिश करें, तो जो कैरेक्टर पहले से टाइप किए हुए हैं उनके ऊपर भी एक टाइप करना यानी प्रिंट करना चालू कर देगा। मैं इसका आपको एग्जाम्पल देकर दिखाता हूँ। अब देखिए ये जो बंदा है, सॉरी ये जो बंदा है ये प्रिंटर पर, एक टाइपराइटर है, सॉरी ये एक प्रिंटर है, इस पर टाइप कर रहा है, ये लगा कागज़, और ये जो आप गोल से दिख रहे हैं सिलेंडर जैसा, ये क्या है, इस पेपर को होल्ड करके रखता है। यहाँ पे आपका जो ये बोल सकते हैं एक तरीके का कि ये प्रिंटर है जो कि लेटर्स को इसमें प्रिंट करेगा। तो देखते हैं क्या करता है। ये भी टाइप कर रहा है और ये इसको मूव हो रहा है इस ओर लेफ्ट की ओर। जब ये पेपर के आखिरी तक टाइप करते हुए पहुँच जाएगा तभी क्या करेगा, ये देखिए इसने क्या किया, इसने जो कि अभी एक्शन किया, थोड़ी और देख लेते हैं। अभी जिसने एक्शन किया इसी को बोलते हैं कैरियज रिटर्न। तो क्या कर रहा है, कैरियज को रिटर्न कर रहा है ताकि वो नए लाइन से, सॉरी नए लाइन से नहीं, उसी लाइन पर दोबारा लिख सके। तो इसमें थोड़ा सा अलग काम करता है, नए लाइन पे नहीं आता है, उसी लाइन पे आता है। फिर आता है टैब कैरेक्टर। तो जो आपका टैब होता है
जिसमें आप 4 स्पेस तक ले सकते हैं। इस पर उसको यूज़ करने के लिए इस सीक्वेंस का यूज़ किया जाता है। तो टैप कर्सर की तरह ये क्या करता है, कर्सर को 4 स्पेस आगे कर देता है, खिसका देता है लेफ्ट से राइट की ओर, यानी ऐसे खिसका देता है। तो खिसका देता है अगर क्या हो, 4 स्पेस वहाँ पे उसको मिलता है। मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा है हेलो, यहाँ पर हेलो लिखा है और कर्सर का क्या है, पहला पोजीशन है। तो यहाँ पर हेलो लिखा है यानी कि 5 कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। और आप जानते हैं टैब जो होता है वो 4 स्पेस लेता है प्रिंट होने के लिए। तो जब आप टैब दबाएंगे तो ये कहाँ तक जाएगा, मान लेते हैं कि आखिरी के एल तक जाएगा, फिर ओ तक नहीं जाएगा। और इसके बाद अगर आप फिर से इसको क्लिक करते हैं या प्रिंट करते हैं तो पहला कैरेक्टर ये हो गया। फिर यहाँ पे कोई कैरेक्टर नहीं है तो 3 कैरेक्टर्स की जगह क्या करेगा, खाली छोड़कर यहाँ पर कर्सर को ले आएगा। तो अगर 4 स्पेस है तो 4 स्पेस का यहाँ पर जितना उपयोग कर सकता है उसको करेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी एक छोड़ दी जगह, यहाँ पर भी छोड़ दी, 3 के बाद यहाँ 4 की भी जगह छोड़ दी, उसके बाद प्रिंट किए, ऐसा नहीं करता है। फिर अगला जो है वो है, इसको कहते हैं वर्टिकल टैब। ये वर्टिकल टैब डिप्रिकेटेड कैरेक्टर है। इसका आपको आजकल टाइपराइटर में भी देखने को नहीं मिलेगा, नहीं आपको आजकल के कीबोर्ड में देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी पुराना तरीके का कैरेक्टर है, आजकल के यूज़ में किसी भी आपको लैंग्वेज में नहीं मिलेगा। लेकिन ये काम क्या करता है ये भी देख लेते हैं। ये कर्सर को उसी प्लेस में जहाँ पे अभी प्रिंट कर रहा है उसके जस्ट नीचे वाले लाइन पे ले आता है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको प्रिंट करा इस स्टेटमेंट को, और कर्सर कहाँ पे है अभी, यहाँ पर आ गया। तो जैसे ये आखिरी में वर्टिकल टैब दिखेगा तो क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में इसी पोजीशन पर नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर ले आएगा कर्सर को, और फिर यहाँ से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। तो ये एक डिप्रिकेटेड पुराना कैरेक्टर है, और आपके अगर आपने नया कंपाइलर यूज़ किया है तो ये काम नहीं करेगा, इसलिए मैंने इसको लाल के अंदर निशान किया है। फिर आते हैं, अगर मैं बैकस्लैश के लिए सीक्वेंस को डिफाइन करने के लिए बैकस्लैश यूज़ कर रहा हूँ तो फिर बैकस्लैश को कैसे प्रिंट करूँगा। तो उसको प्रिंट करने के लिए आपको बैकस्लैश ही लिखना पड़ता है, यानी 2 बार बैकस्लैश लिखेंगे तो आप बैकस्लैश को प्रिंट करा सकते हैं। फिर आते हैं, मैं यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ। ओके, तो अगला जो कैरेक्टर है ये क्या है, ये है सिंगल कोट को अंदर में लिखने का। और ये ऐसा है कि आप इसको अगर लिखेंगे तो भी काम करेगा, नहीं लिखेंगे तो भी काम करेगा, इसलिए मैंने इसको भी क्या किया, रेड के अंदर इस्तेमाल किया। क्योंकि आप जब स्ट्रिंग को लिखते हैं तो डबल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो डबल कोट्स के अंदर आप सिंगल कोट भी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें स्केप सीक्वेंस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल के जो मॉडर्न कंपाइलर उनको समझ में आ जाता है कि यार जो आपने वैल्यू स्टार्ट की है वो यहाँ से स्टार्ट किया है और एंड कहाँ पे होता है, यहाँ पे। तो इस तरीके से उसको समझ में आ जाएगा, उसको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका उपयोग अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी ठीक है, चलेगा। फिर मैंने यहाँ पे बताया था कि जो डबल कोट्स होते हैं उनको आप कैसे करेंगे। सिंगल कोट तो बन जाएगा, डबल कोट कैसे करेंगे, क्योंकि जब कंपाइलर इसको रीड करेगा तो उसको लगेगा कि आप यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहे हैं, अपने स्ट्रिंग को डिफाइन कर रहे हैं, और ये जो सिंबल है ये ऐसे ही क्यों लिख दिया हुआ है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बैकवर्ड स्लैश लगा के बताते हैं कि ये स्ट्रिंग का एंड नहीं है, पूरा आगे तक जाकर चेक करो। ओके, ये क्या करता है, ये जो कैरेक्टर्स होते हैं इसको ये प्रिंट करता है। फिर मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा साइड में। फिर आते हैं ऑक्टल कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए। क्या हुआ, हाँ ये होता है ऑक्टल कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए। ऑक्टल कैरेक्टर यानी क्या, 0 से 7 वाले अगर आपने पढ़े होंगे तो 3 तरीके के बेस होते हैं, कंप्यूटर में हम लोग यूज़ करते हैं नंबर सिस्टम के लिए। पहला होता है बाइनरी जिसमें 0 और 1 यूज़ करते हैं। फिर आता है ऑक्टल यानी कि 0 से लेकर 7 नंबर वाले। और तीसरा होता है हेक्साडेसिमल, यानी से इसमें टोटल 15 कैरेक्टर्स होते हैं। पहला 0 से 9 10 और ए से लेकर एफ तक 5 टोटल, सॉरी ए से लेकर एफ तक 6, टोटल 16 कैरेक्टर्स होते हैं। यानी आप बोल सकते हैं 0 से लेकर 15 तक होते हैं। तो ये करता क्या है, जो स्केप सीक्वेंस है वो करता क्या है, ये आपसे एक ऑक्टल नंबर लेगा, फिर उस ऑक्टल नंबर को क्या करेगा, जो हमारे 10 बेस वाले नंबर्स होते हैं जैसे 0 से 9 तक, जिनको हम नंबर्स बोलते हैं, कॉमनली यूज़ भी करते हैं, ये उन नंबर्स में उसको कन्वर्ट करेगा। ठीक, अब बदल लिया, उसके बाद क्या करेगा,
उसके बराबर का एक कैरेक्टर का उसका कोड होगा। अगर आपने ASCII कोड के बारे में पढ़ा है तो हर कैरेक्टर के लिए क्या किया गया है, एक नंबर को उसके साथ असाइन कर दिया गया, यानी कोड कर दिया गया। जैसे कैपिटल A के लिए क्या है 65, तो इस तरीके से उसमें क्या कर दिया गया है, असाइन कर दिया गया है। तो ये क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे 101 दूँ तो क्या होगा, ये क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे जो मैंने वैल्यू दी वो क्या है, ऑक्टल में है 101, तो ये नहीं बोल सकते कि 5 है। तो 101 देंगे तो उसको क्या करेगा, ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करेगा, 10 बेस वाले में। तो वो कुछ क्या आएगा, इसके बराबर ही आएगा, 65 के बराबर। तो अब 65 का वो क्या करेगा, कैरेक्टर देखेगा कि ASCII टेबल के हिसाब से इसका कैरेक्टर कौन सा है, तो जो कैरेक्टर है इसके प्रिंट कर देगा। अगर किसी कारण से वो दोस्त 255 से बड़ा हो जाता है, क्योंकि ASCII कैरेक्टर्स कितने होते हैं, सॉरी ये होते हैं 0 से 255, यानी पूरे 256 होते हैं। तो अगर उससे ज़्यादा वैल्यू आ जाती है तो क्या करेगा, यहाँ से वापस 0 की ओर चले जाएगा, फिर वहाँ से स्टार्ट करेगा। और आखिरी में बात करते हैं हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स की, उसके एस्केप सीक्वेंस की। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको केवल 2 डिजिट्स यहाँ पे देने पड़ेंगे हेक्साडेसिमल के लिए, और उसमें ये वाला x जो है ये प्रीफिक्स का काम करेगा। अगर मैं इसे 65 के लिए लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, बैकस्लैश फिर x, एक तरीके का प्रीफिक्स है, इससे इसको समझ में आता है कंपाइलर को कि आप हेक्स वैल्यू लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर मैं उसका वैल्यू दूंगा, मैं यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक और A से लेकर F तक कुछ भी दे सकता हूँ, कैपिटल या स्मॉल में। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 65 का होगा 41। अगर आप 65 को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में तो आपको 41 मिलेगा, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि 41 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने पर क्या होगा 65 आएगा। तो ये भी वैसे ही करता है कि ये नंबर में बदल देता है और उसको बदल कर क्या करता है, उसके बराबर जो कैरेक्टर आएगा उसके टेबल के हिसाब से उसको ये प्रिंट कर देगा। तो प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, देखते हैं प्रोग्राम में कि इनको आप कैसे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रोग्राम खोल लेता हूँ अपना। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ कोड पहले से लिख के रखा हुआ है, तो एक एक करके देखते हैं। मैं इनको कमेंट्स कर देता हूँ फिलहाल के लिए। पहले अलर्ट बेल के लिए देखते हैं, अलर्ट कैरेक्टर के लिए क्या काम करेगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे कंप्यूटर पे काम नहीं करता है। अगर मैं इसको रन करूँ तो मुझे कोई साउंड सुनाई नहीं देगी। देखिए ये रन हो गया लेकिन इसने कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं किया। तो अगर आप MS-DOS कर रहे हैं यूज़ कंपाइलर यानी टर्बो कंपाइलर, तो आपको हो सकता है यूज़ आ जाए, या फिर इस GCC कंपाइलर में आ जाए, ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है। और यहाँ पे हम पहले लिखते हैं हेलो, फिर इसमें लिखते हैं एक बैकस्लैश। मैं यहाँ पे बैकस्लैश आपको बता रहा हूँ, अगर नहीं दिख रहा थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ। अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ डिलीट क्यों नहीं हुआ, फिर से रन करके देखते हैं। ये देखो अब डिलीट हुआ, हेलो प्रिंट हुआ, फिर बैकस्लैश होने के कारण उसने ओ को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। आप देख सकते हैं ओ को डिलीट कर दिया। उसके बाद जो यहाँ पर अगला कैरेक्टर्स था उसको इसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। उसके बाद अच्छा मैं इसको बताना भूल गया था, ये जो है इसको हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे देखते हैं। मैं फिर से प्रिंट ले लेता हूँ इसको यहाँ पे फिर से। तो हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर में कुछ इस तरीके से लिखते थे। अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो ये क्या करता है, फ्लोट वैल्यू लेता है प्रिंट करने के लिए। तो अगर आप मुझे इसको प्रिंट कराना है, अगर मैं इसको रन करके देखूँ तो क्या बोलेगा, ये कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन ये क्या है, प्रिंट नहीं कर रहा है इसको। आप देख सकते हैं ये इसको प्रिंट नहीं कर रहा है। तो अब इसको प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, हम ऐसे ही एक और लगा देंगे कैरेक्टर ये। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या प्रिंट होगा। हाँ ये प्रिंट हो रहा है।
इसके आगे मैं कुछ नंबर्स लिख देता हूँ, जैसे कि 100%। आप इस तरीके से अगर कुछ दिखाना चाहते हैं मैसेज में कि इतना परसेंट काम हो गया है, डाउनलोड हो गया है, जो भी आप इस तरीके से अच्छे से दिखा सकते हैं परसेंट का यूज़ करके लेके। अगर आप इसको स्केप सीक्वेंस के साथ सोचेंगे कि काम करेगा, तो स्केप सीक्वेंस के साथ ऐसे काम नहीं करेगा। उसको लगेगा यहाँ परसेंट लिखा हुआ है, और उसके बाद डी देखेगा तो बोलेगा कुछ नहीं, लेकिन वो कुछ इस तरीके की गार्बेज वैल्यू देते इसने देखा। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप हमेशा क्या करें, यहाँ पे ऐसे लिखें और स्केप सीक्वेंस का यहाँ पे उपयोग ना करें। मैं थोड़ी देर में आता। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि परसेंट को प्रिंट करने के लिए आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। फिर अगला आता है फॉर्म फिट कैरेक्टर। फॉर्म फिट को यहाँ पर लिख के देखते हैं क्या करेगा। यहाँ पर ये क्या करेगा, ये तो प्रिंटर के लिए यूज होता है, तो ये इसको प्रिंट नहीं करेगा कुछ भी। ये क्या करेगा, ये करेगा, एक मैंने बोला था कि यहाँ पे कुछ सिंबल दिखाता है, रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का सिंबल यूज़ करता है, ये कुछ जेंडर वाला सिंबल है, ये इसको इसने प्रिंट कर दिया है। ये कौन सा करेक्टर है पता नहीं, तो ये डिप्रिकेटेड करेक्टर है, इसका यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। और फिर आता है न्यू लाइन, तो न्यू लाइन मैं यहीं पर दिखा देता हूँ। न्यू लाइन, अगर देखो मैं बैक स्केप सीक्वेंस नहीं लगाऊंगा ना, तो एन को इस कॉमन सिंपल से कोई कैरेक्टर समझेगा, यहाँ पे एन प्रिंट कर देगा। लेकिन बैक स्लैश लगाने के कारण क्या हो रहा है, अब उसको एक सीक्वेंस समझ रहा है कि वो न्यू लाइन का काम करता है, इसलिए इसने इसको ऐसे प्रिंट कर दिया। और कैरेज रिटर्न में देख लेते हैं। ये क्या कॉपी, ये क्या पेस्ट, यहाँ पे लिखा कैरेज रिटर्न। इसको देखते हैं काम कैसे करता है। ये बिल्कुल टाइपराइटर की तरह क्या करेगा, उसको प्रिंट करेगा। बोलेगा ये कैसे प्रिंट हुआ, तो जो पहला वाला 100 है वो यहाँ पे प्रिंट हुआ। फिर न्यू लाइन आया तो यहाँ पर चला गया, फिर यहाँ पे स्पेस है तो इसने स्पेस लिया। ओके, फिर इसने डाउनलोड प्रिंट कर दिया, तो डाउनलोड यहाँ पे इसने प्रिंट किया। ओके, फिर डाउनलोड प्रिंट करने के बाद यहाँ पे कोई नया न्यू कैरेक्टर या कोई स्टेप सीक्वेंस नहीं है न्यू लाइन के लिए, तो क्या करेगा, उसके जस्ट बाद क्या इसने प्रिंट कर दिया, 100 प्रिंट कर दिया। 100 प्रिंट करने के बाद जो कैरेज रिटर्न वाला कैरेक्टर था उसने क्या किया, कर्सर यहाँ आने के बाद उसने उसी लाइन पे वापस चला गया। तो वापस आने के बाद क्या हुआ, फिर से स्पेस है तो उसने फिर से स्पेस प्रिंट कर दिया। फिर से डाउनलोड था तो वापस उसी जगह पे एग्जैक्ट जगह पे फिर से डाउनलोड प्रिंट कर दिया। इसलिए आपका आउटपुट में ऐसा दिख रहा है। मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए 100 इसने प्रिंट किया था, लेकिन कैरेज रिटर्न होने के कारण यहाँ पे आया, फिर इसने 100 को वहाँ से हटा दिया। इसमें लिखा भी है मैंने कि जो ये क्या करता है, टाइपराइटर की तरह अपने पहले वाले स्थान पे जाएगा और वहाँ से प्रिंट किए सारे कैरेक्टर्स को मिटा देता है। और फिर टैब की बात करते हैं, तो टैब में इसकी जगह आप टैब लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए अभी कोई यहाँ पर स्पेस नहीं है, और ये क्या कर रहा है, 3 की जगह ले रहा है। तो देखते हैं कहाँ तक का स्पेस लेता है। 2 3 4 5। ये देखिए इसने क्या किया, 100 के बाद यानी 100 क्या है, 3 कैरेक्टर्स हैं, फिर यहाँ पे एक चौथा कैरेक्टर है। तो अगर टैब इसको लेना होगा, टैब की स्पेस, तो यहाँ से 4 स्पेस लेगा, फिर यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से 4 स्पेस लेगा, 1 2 3 4। तो इसने क्या किया, यहाँ से 4 स्पेस लेने के कारण आपको यहाँ पे टोटल 5 दिख रहे होंगे। यहाँ से इसका जो टैब होता है उसके स्पेस यहाँ से काउंट होते हैं 4, तो यहाँ पे 4 कैरेक्टर है, फिर यहाँ पे 4 कैरेक्टर है, और इसी तरीके से ये टैब लेता है। इसलिए आपको यहाँ पे टोटल क्या दिख रहे हैं, 5 कैरेक्टर दिख रहे हैं, लेकिन वो लेता 4 कैरेक्टर ही स्पेस के लिए। फिर वर्टिकल टैब तो बता दिया था मैंने, ये पुराना तरीके का है और शायद काम नहीं करेगा, काफ़ी पुराना है। ये देखिए इसने कुछ काम नहीं किया, इसने कुछ और ही कैरेक्टर प्रिंट कर दिया। ये भी कुछ जेंडर वाला सिंबल है। फिर आता है बैक स्लैश। मान लो कि मैं ये जो स्केप सीक्वेंस है इसी को दिखाना चाहता हूँ, क्या कि इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं। मान लो मैं लिख लेता हूँ कि न्यू लाइन के लिए सीक्वेंस है ये। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ
और इसको प्रिंट करूँ तो ये प्रिंट नहीं होगा, तो मैं क्या करूँ कि ये भी प्रिंट हो, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक और बैक स्लैश लगा दूँगा। तो अभी ये क्या करेगा, ये बैक स्लैश इसको एक बैक स्लैश मानेगा और ये जो n है उसको एक कॉमन कैरेक्टर मानेगा और प्रिंट करेगा क्या, सॉरी, ये प्रिंट करेगा कि न्यू लाइन के लिए सीक्वेंस है ये वाला। ये देखिए यहाँ पे सीक्वेंस लिखा हुआ आ गया हमारे पास। फिर यहाँ पर जो सिंगल होता है, सिंगल कोड, इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं बिना किसी के, बिना कोई सीक्वेंस दिए। मैं इसको ऐसे लिख दूँ और प्रिंट करूँ तो कोई एरर नहीं आएगा। ये देखिए इसने एज इट इज़ प्रिंट कर दिया, कोई स्केप सीक्वेंस मुझे नहीं देना पड़ेगा। तो ये ऑप्शनल होता है, अगर मैं यहाँ पे दे भी दूँ तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए, और इसी में एक और आता है जो मैंने यहाँ पे नहीं होता है, वो होता है क्वेश्चन मार्क के लिए। क्वेश्चन मार्क भी सिंगल के लिए, सिंगल कोड के जैसा ही होता है। इसको आप यूज़ करें चाहे ना यूज़ करें, इसके लिए स्केप सीक्वेंस को, यानी बैक स्लैश को, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आखिर में आता है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, डबल कोट्स वाले। अगर मैं यहाँ पे इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि स्ट्रिंग इज प्लेस्ड इनसाइड, क्या लिख रहा हूँ, इनसाइड डबल कोट कैरेक्टर्स। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो क्या प्रिंट करेगा, देखते हैं। ये तो प्रिंट कर रहा है लेकिन इसको दिखा नहीं रहा है। अगर मैं इसमें स्पेस दे दूँ या फिर यहाँ पर भी कुछ प्रिंट करूँ, मान लो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, इसको प्रिंट करेगा नहीं, इसने कहा कि एरर है, इसको ये नहीं प्रिंट कर सकता। और यहाँ पर इस तरीके से अगर मैं प्रिंट करूँ तो यहाँ पर मुझे तो कुछ दिखा ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा, स्केप सीक्वेंस यूज़ करूँगा और यहाँ पर भी स्केप सीक्वेंस यूज़ करूँगा। और इसके अंदर अगर मैं लिखूँ तो अब मुझे डबल कोट्स के अंदर दिखाएगा, ये देखिए। फिर अगला आता है वो है ऑक्टल के लिए। ऑक्टल के लिए मैं यहाँ पे पहले से लिख के रखा है, वो आपको दिखा देता हूँ। मैंने बोला था कि जो 65 ASCII कोड होता है किसके लिए, कैपिटल ए के लिए, इसको कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने उसका ऑक्टल कोड लिखा, आप देख सकते हैं मुझे दिखा भी रहा है कि ए को प्रिंट करेगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी आपको दिखाता हूँ, ये लिखा है मैंने हेक्साडेसिमल में, जैसा मैंने इसका नोटेशन बताया था। पहले x लिखते हैं, मैं इसमें आके आपको दिखा देता हूँ। पहले x लिखेंगे, फिर 2 h वैल्यूज़ देकर इन हेक्साडेसिमल के बेस के हिसाब से जो वैल्यू है उसको देकर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो ये जो 41 आप देख रहे हैं ये हेक्साडेसिमल में है। यहाँ पर जो आप 101 देख रहे हैं ये 3 डिजिट का ही रहेगा, आप कम ज़्यादा नहीं लिख सकते। ये इसको रिप्रेजेंट करता है 65 को। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, सॉरी, अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको दिखे। तो ये 2 बार क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा। इसको रन करते हैं, ये देखिए इसने 2 बार क्या कर दिया, ये प्रिंट कर दिया। तो ये जो स्केप सीक्वेंस है मैं समझता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आगे होगा, इसमें से कौन सा यूज़ करना है, कौन सा नहीं यूज़ करना है, कहाँ पर स्केप सीक्वेंस ज़रूरी है, जैसे कि स्पेस में कहाँ पर नहीं है, और इसको कैसे प्रिंट करना है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। आपको समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट में बताइए। और इसके लिए अगर आपको हिंदी में नोट्स चाहिए वो भी अच्छे तरीके से, तो आप मुझको कमेंट में बताइए, क्योंकि आपको इसके लिए भी नोट्स चाहिए। मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा पर उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।